तो मेरा ये प्रयास होता है कि जिस तरीके से हम लोग परंपरा वर्सेस विज्ञान पे चर्चा कर रहे थे, तो आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आज हम पुनः जो हमारी परंपराएँ रहे हैं, वह कैसे पंच तत्व से संबंधित है। पिछली बार भी इसके विषय में हमने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया था। आज उस सेशन में जाने के पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे वो ऋषिगण, जिन्होंने इन परंपराओं का निर्माण किया। अब उसमें ढेर सारे हमारे महर्षि ऐसे हैं, जिनके विषय में मुझे लगता है हमारे आने वाली पीढ़ियाँ या हमारे बच्चों को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, कहीं न कहीं उसकी कल्पना और उसके विषय में हमारे जो ऋषि-मुनि थे, उन लोगों ने पहले ही एक ग्राफिक तैयार कर दिया था। हम लोग होता है ना कि जैसे सालाना प्लानिंग तैयार करते हैं। 2025 आज शुरू हो गया है, तो शुभकामनाओं से दिन की शुरुआत हुई है कि यह साल सबका अच्छा बीते। तो इसी तरीके से हमारे पूर्वजों ने जो तैयार किया था, आज उसी का मैं एक तरह से बोले तो हम आनंद ले रहे हैं। महर्षि भारद्वाज, आज हम जिस फ्लाइट से यात्रा करते हैं, समय को हमने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इस देश से उस देश जाना है और विमान पकड़े, तुरंत यहाँ के वहाँ। सफर के समय को काफ़ी हम लोगों ने घटा दिया है। यह तभी संभव हो पाया जब महर्षि भारद्वाज ने इसकी कल्पना की और उन्होंने विमान शास्त्र लिखा। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा, महर्षि धन्वंतरी। धन्वंतरी के द्वारा इस विधा का इस तरीके से लेखन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। महर्षि कपिल, जिनके द्वारा सांख्य दर्शन का निर्माण किया गया, और वही सांख्य दर्शन जिसमें त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के विषय में चर्चा की गई है। तो कहीं न कहीं ये जो हमारे महर्षि रहे हैं, इनके विषय में हमारी पीढ़ियों को जानना बहुत जरूरी है। महर्षि भास्कराचार्य, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, गुरुत्वाकर्षण का जिन्होंने खोज किया। हम ये अलग बात है कि किया किसी ने और ठप्पा किसी ने लगा लिया, लेकिन वास्तविकता तो ये है, ये हमारी परंपराओं में चीजें रही हैं। हम इससे अछूते रहे, जो दूसरे आए हमारी विधाओं को पढ़े और अपना ठप्पा लगा के हमारे सामने प्रेजेंट कर दिए। तो इसी तरीके से महर्षि आर्यभट्ट, धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, दशमलव प्रणाली। ये कितने, सोचिए कि उस जमाने में, उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस टेक्नोलॉजी पे अब हम रिसर्च कर करके उत्तर लेके आ रहे हैं, ये सब परंपरागत विधाएं हमारे पास थी। हमने इसको उपेक्षित किया। वराहमिहिर खगोल शास्त्र में इन्होंने बहुत सारी चीजों का गणना किया, कैलकुलेशन किया। इवन जो अपना का मान 50.32 है, यह भी इन्होंने दिया। इसी तरीके से नागार्जुन, रसायन शास्त्र चिकित्सक के रूप में इन्होंने सेवाएं दी, और धातु विज्ञान का जनक इनको माना जाता है। महर्षि सुश्रुत, यह तो हमारी काशी के ही रहे हैं, जिन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया। तो सर्जरी के विषय में जितनी चीजें हैं, ये अंग्रेजी वाले ठीक है बहुत सारी नई नई चीजों को ले आए, लेकिन बेस क्या है? मैंने बोला ना, इस पांच तत्व से परे कुछ नहीं है। तो जिस दिन हम इस पंच तत्व का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि जितनी भी सर्जरी या जटिल से जटिल सर्जरी के विषय में सुश्रुत ने लिखा है, उसी पे रिसर्च हो रहा है और उसी पे काम हो रहा है। और प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्व में सच में बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, जो बिना हमारे और आपके आगे आए इस पे काम किए बिना संभव नहीं है। आचार्य चरक, आयुर्वेदाचार्य, और इन्होंने त्वचा विज्ञान को लेकर के बहुत सारा रिसर्च किया। त्वचा को लेकर के, स्किन को लेकर के बहुत सारे इनके रिसर्च रहे, बहुत सी चीजें उन्होंने लिखी। इसी तरीके से महर्षि बौधायन, जिनका प्रमेय, रेखा गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। अब आप सोचिए ना कि हम कितने समृद्धशाली देश में रहते हैं, जिस दिन हम अपनी परंपराओं को केवल जान लें और विज्ञान से समायोजित करने लगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें हमने छोड़ दी। भूवश, गलतीवश, अज्ञानतावश क्या क्या चीजें हमने मिस की। महर्षि कर्ण 600 ईस्वी पूर्व, परमाणु, गुरुत्वाकर्षण, गति का सिद्धांत, इन सभी चीजों के ये जनक रहे हैं। आज जिस सृष्टि की कल्पना, जिस सृष्टि में हम हैं, जिस पृथ्वी पे हम हैं, जिन ग्रहों के विषय में हम जानना चाहते हैं, जिसके विषय में, तो ये चीजें कहीं न कहीं परंपरागत तरीके से हमारे जो महर्षि हैं, इनके द्वारा विथ एविडेंस आपको दिया गया, लेकिन हमने अपनी चीजों की कदर नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप ये चीजें हमसे दूर चली गई। अब आते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई चीजों पे आते हैं। महज पिछले 20, 25, 30 साल की मैं बात करता हूं।
शायद अब ये परंपरा में नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने, मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं इसमें से 70-80% लोगों ने ये चीज महसूस किया होगा कि घर से निकलते समय किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोगों के घरों में एक परंपरा होती है दही चीनी या दही गुड़ खा के निकलने की। क्यों होती है? सोचिए, ये छोटी छोटी परंपराओं का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे मनोयोग से कितना लेना देना है। हम जिसको शुभ प्रवृत्ति बोल करके अपने जीवन में जोड़ दिए हैं, कभी हम लोग इस विषय में नहीं जानते, अछूते रह गए। यह जानना, परंपरागत चीजें जानना इसलिए आप सबको जरूरी है। यह आप जानेंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के विषय में, अपने परंपरा के विषय में, अपने विज्ञान के विषय में हम बता पाएंगे। तो अब इस साइंस को समझिए कि गुड़ या मीठा जब दही के साथ हम खाते हैं तो यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है तीव्र गति से। और ग्लूकोज प्रदान होगा तो जिससे क्या होगा भाई, एनर्जी मिलती है तो प्रसन्नता रहती है, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। और जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं तो उतने ऊर्जावान होकर के निकलेंगे तो यह हमारे लिए शुभ संकेत है। तो अब आप बता पाएंगे किसी को कि दही और गुड़ का मकसद क्या था, क्यों ये परंपरा डेवलप की गई? ठीक। अच्छा, अभी भी होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, टेलीविजन में तो आता है, लेकिन ये हमारा परंपरागत बहुत पहले से पता है। आपने देखा होगा घरों में परंपरा रही है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के पहले ही खाना खा लेना है, ग्रहण के समय कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है। इन सब के पीछे का क्यों जानिए, क्योंकि उस समय जो ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्मांड में हो रहा होता है या हमारी गैलेक्सी में हो रहा होता है, हमारे इस ग्रह पे हो रहा होता है, वह हमारे शारीरिक मानसिक संवेगों पे प्रभाव डालता है, पाचन तंत्र पे प्रभाव डालता है, मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। अब तो विज्ञान भी इन चीजों को मानने लगा है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जो भी ग्रहण या इस तरह की स्थिति बनती है तो बताया जाता है कि नहीं करना है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये काम वर्जित है। बकायदा ये चीजें तो आप टेलीविजन में बताई जाने लगी, लेकिन आप 2025 का कैलेंडर उठा के देखिएगा, कैलेंडर के पिछले हिस्से में बहुत सारी गणनाएं पहले से हैं। इस डेट में इस तिथि को ये होने वाला है, साल भर पहले से प्रिडिक्टेड है। तो इतने समृद्धशाली हम होते हुए भी कहां गलतियां कर रहे हैं, क्यों हम इतने अस्वस्थ हो गए? इन चीजों को जानना है, और जवाब जानेंगे तभी हम अपनी पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। क्योंकि हमारे समय में दिक्कत ये थी, उतनी पढ़ाई लिखाई थी नहीं, हम प्रश्न करते थे तो उत्तर नहीं मिलता था, बस परंपराएं तो पता थी, उत्तर नहीं था। ये उत्तर हमें आपको खोजकर सही साइंटिफिक अपने आने वाली पीढ़ी को देना होगा, क्योंकि यही गलतियां, यही मिसिंग हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हम और आप बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। अच्छा, आप में से सभी लोगों ने ट्रेन में यात्रा की होगी, और आज भी अभी परंपरा है, आप देखे होंगे कि जब ट्रेन किसी नदी को क्रॉस कर रही होती है, किसी पुल पे होती है, तो महिलाएं या कुछ लोग देखेंगे कि सिक्का निकाल के फेंकते हैं। इस परंपरा का मतलब क्या है? क्या ऐसा होता है? क्या करते हैं लोग? मन में उत्सुकता होती है ना ये जानने की। इसके पीछे का साइंस समझिए। चूंकि पुराने समय में जो सिक्के होते थे वो ज्यादातर पीतल या तांबे के होते थे, और पीतल या तांबा यह पानी को शुद्ध करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पानी को। तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब लोग नदियों पे जाते थे तो इस तरह के सिक्के उसमें डालते थे। तो साइंस उसके पीछे का आप समझ सकते हैं कि दान पुण्य का भाव तो होता था, लेकिन उसके पीछे का साइंस होता था कि पानी को शुद्ध करना। परंपरा चली आ रही है, आज भी लोग लोहे के सिक्के, अठन्नी चवन्नी सिक्का डाल देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पहले की परंपरा का लाभ होता था और अब की परंपरा से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो ये तो समझ में आ रही है बात कि पीतल और तांबा के बर्तन में भी अगर हमारे घरों में पानी पिया जाता था, गगरी का इस्तेमाल होता था, मटके का इस्तेमाल होता था, वो इसीलिए होता था। इन सब में इतने मिनरल्स, इतने तत्व पाए जाते हैं। इवन बता दें कि तांबे के बर्तन में रखा गया पानी विष को भी खींचने की क्षमता रखता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसरस होता है। मतलब ढेर सारे गुण हैं कि आप जितना इस पे स्टडी करेंगे तो आपको निकल करके आएगा कि सच में ये चीजें अद्भुत थी और हम लोगों ने छोड़ दिया, अनजाने बस छोड़ दिया। लेकिन अब आप इन चीजों को जान रहे हैं तो आपको पता है कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। इसी तरीके से परंपरा होती थी हमारे घर में पालथी मार के खाना,
सुखासन में खाना, सुखासन में ही क्यों? और सुखासन में खाने के बाद आपने केयर किया होगा कि आज भी गाँवों में होता है कि लोग खाने से पहले आचमन करते हैं, चारों तरफ पानी डाल देते हैं। क्यों करते हैं? इस साइंस को समझिए। यही तो अद्भुत चीजें हैं जो हमें जानना है कि क्यों तो हमारे मन में था, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। अब पिछले 20 साल पहले जाइए आप, ज्यादातर लोग खाते कहाँ थे? जमीन में बैठ के खाते थे। तो सुखासन में जब आप बैठेंगे तो आपके सभी चक्रा एक्टिवेट होने लगते हैं सुखासन की स्थिति में, और अग्नि आपका एक्टिवेट होगा, तब भोजन का पाचन बढ़ेगा। और जब सुखासन में बैठते हैं तो कमर के नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, और जठराग्नि का सर्कुलेशन बढ़ने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मतलब ज्वलित होती है, जिससे पाचक रस बनने लगता है और खाने के समय से ही पाचन शुरू हो जाता है। जमीन पे बैठ के खाने के पीछे ये है कि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो जमीन में चली जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में भोजन आप ग्रहण करते हैं। आचमन, जो आचमन किया जाता है उसके पीछे का साइंस समझिए। आचमन इसलिए किया जाता था कि जब पत्तल में या जहां पे लोग जमीन में खाते थे, अगर थोड़ा अगल बगल में पानी डाल दिया जाए तो जो सूक्ष्म परमाणु के रूप में मिट्टी के कण या इस तरह की निगेटिव चीजें होती थी वो भोजन में नहीं प्रवेश कर पाती थी। तो आचमन में तो हम लोग केवल थोड़ा सा डाल लेते हैं। पहले क्या होता था, गांवों में आपने देखा होगा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था लोग टाट पे बैठाते थे, खिलाते थे, और टाट हटाने के बाद मिट्टी पे पहले पानी छिड़का जाता था, फिर झाड़ू मारा जाता था। तो उसके पीछे का साइंस यही है कि जो धूल के कण हैं उसमें जो निगेटिव परमाणु वो किसी भी तरह से आपके भोजन के साथ आपके शरीर में न जाए। आचमन को एक भाव देकर के किया जाता था। इसीलिए आज भी गांवों में परंपरा है कि अगर जमीन पे बैठा के खिलाते हैं तो पट्टी हटाने के बाद पानी छिड़कते हैं, झाड़ू मारते हैं, पुनः बैठाते हैं, इसी कारण से। अच्छा, गांवों में गन्ना कितने लोगों ने चूसा है? हाथ उठाएंगे। ठीक, अब सोचिए, अब तो परंपरा नहीं रही, गन्ने भुतरे नहीं मिलते हैं। गांवों में गन्ने चूसने का भी एक समय होता था, और वो समय लगभग आ चुका है। खिचड़ी के पास का लोग जाते थे, दूसरों के खेत से भी तोड़ लेते थे, चूहते थे, एक आनंद की स्थिति होती थी। अब तो किसी के खेत में घुस जाएंगे तो डंडा लेके दौड़ा लेगा, इतना महंगा हो गया है। ठीक, अब सोचिए ये जो जाड़े का समय होता है, खासतौर से दिसंबर और जनवरी का, यह ऐसा समय होता है कि इस समय खाया पिया गया साल भर आपके शरीर में काम करता है। तो जो नेचुरली आयरन की पूर्ति होती थी आपके शरीर में गन्ने के द्वारा, प्राकृतिक आयरन और ढेर सारे मिनरल्स आपके गन्ने से मिल जाते थे। इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपरा बनी कि इस डेट में गन्ने का लोग जूस पीते हैं। अब तो हालांकि जूस अवेलेबल हो गए हैं ठेलों पे, लेकिन जो मजा गन्ने चूस करके करने में आता था वो मजा आप जूस पीने में अकेले नहीं है। 15-20 साल पहले परंपरा में चाय रोटी भी थी। हमें आप में से बहुत से लोगों ने खाया होगा कि चाय बन जाती थी और रात की बासी रोटी रहती थी और सुबह खा लेते थे। अब आप बासी रोटी के रिपोर्ट पढ़िएगा गूगल पे कि बासी रोटी के कितने फायदे थे। और दूध वाली चाय होती कहाँ थी? वही गुड़ गर्मा करके चाय पत्ती वैसे डाल के बच्चों को थमा दी जाती थी और उसी में बोर बोर के खा लेते थे, वही सुबह का नाश्ता हो जाता था। तो वो जो आनंद था अब वो आनंद नहीं है। और इस सारी चीजों के पीछे कितना बड़ा साइंस था। सोचिए, खिचड़ी का समय आ रहा है, अब तो मान लीजिए लोग डेली नहाते हैं। पहले तो गर्म ठंडे पानी की इतनी व्यवस्था थी नहीं, कई लोग तो कई कई दिनों पे नहाते थे और खिचड़ी के दिन पक्का नहाते थे। और इवन गांव में कुएं पे कंपटीशन होता था कि कौन जल्दी नहाएगा, हैंडपंप पे कंपटीशन होता है ना। आज देखिए 1 तारीख है, ये सोच सोच के कितना आनंद आता है कि कितनी पुरानी यादें ताजा हो रही है। साबुन किसी किसी के पास होता था, कितने लोग तो मिट्टी लगा के ही नहा लेते थे। तो कितना आनंद का पल होता था और आप पंच तत्व के कितने नजदीक थे। कुएं से पानी को निकालना, धूप में नहाना, और खिचड़ी के दिन में इंतजार होता था कि थोड़ी धूप निकल जाती तो फटाफट नहा के लाई वाई खा लेते, और जब तक धूप नहीं निकलती तो बस हम लोग देख रहे होते थे एक दूसरे को, फला कुएं पे कौन नहा रहा है, अच्छा हैंडपंप पे कौन नहा रहा है। और छोटे बच्चे तो उनका तो अलग ही था, माँ बाप पकड़ के जबरदस्ती नहलाते थे। थोड़ा सा बटोरे में पानी गर्म कर लेते थे और वो पानी मिला करके गर्म ठंडा करके नहलाया जाता था। सोचिए उस साइंस को कि किस तरीके से मिट्टी लगा करके पानी में सूर्य के प्रकाश में पांचों तत्व की पूर्ति कराई जाती थी। किस तरीके से पक्वाहार के जगह पे आपको दाना भूज करके खिलाया जाता था और ढेर सारा आ जाता था। तो फिर शाम की परंपरा होती थी कि शाम के नाश्ते की जगह पे लाई और दाना खाया जाएगा।
फिर तरह तरह की पट्टियां आ गई, पट्टी खाई जाएगी। ये सारी चीजें कितनी साइंटिफिक थी। अब सोचिए हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे, इन चीजों को कितना डीप वो जानते थे, किस तरीके से आनंदमयी जीवन हम लोगों ने बिताया है, आनंद के पल हम लोगों ने बिताए हैं। और आज वो सोचते हैं तो सोच सोच के आनंद आता है, मजा आता है, खुशियां आती है। ठीक, तो परंपराएं किस तरह से जोड़ती थी, सबके पीछे का साइंस खोजिए। कुछ के पीछे तक का तो साइंस केवल इतना था कि एक उत्साह होता था, मिलना जुलना होता था, लोगों के प्रेम परस्पर होते थे। उदाहरण के रूप में 20-25 साल पहले चले जाइए, जब रामायण आता था या महाभारत आता था, गांवों में किसी एक के घर टेलीविजन लग जाता था, आधा गांव इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए। कितना अच्छा माहौल होता था, सब एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के प्रति लगाव का होना, प्रेम का होना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। ये सारी चीजें व्यवस्था के चलते छूट गई। अब तो सबके हाथ में कर लो दुनिया मुट्ठी में आ चुका है, और हमें अपने परिवार वालों के लिए फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं एंजाइटी बढ़ेगी, क्यों नहीं बीपी बढ़ेगा, क्यों नहीं समस्याएं बढ़ेंगी। हम धीरे 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 देखिए कैसे परंपरागत चीजों से दूर होते हुए बीमारियों की जकड़ में आ गए। आज हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास अपनों से बातचीत करने का समय नहीं है। एक कहावत कही गई है ना कि मोस्ट कम्युनिकेबल सोसाइटी बट मोस्ट डिस्कनेक्ट पीपल। हमारे पास ये तो क्षमता है कि यहां से कोई मुंबई, दिल्ली, कोलकाता बैठा है, उसके साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन सच में हम अपनों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। दूर वालों से तो कनेक्ट हैं, जो हमारे अपने उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कितनी चीजें हमने समय के साथ खो दी। अब बात करते हैं इसी परंपरा की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कुछ विशेष मंदिरों में मंदिरों के चारों तरफ घूमने का या चक्कर लगाने की व्यवस्था होती है। यूं ही आप लोग करते हैं, कभी सोचा है क्यों करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है? समझिए, हमारे परंपरा में कुछ भी यूं ही नहीं है। अक्सर आप देखेंगे हमारे जो भी मंदिर, बड़े मंदिर बने हुए, वो देश में विशेष कोण और विशेष स्थिति में बने हुए हैं। उनका एक विशेष मैपिंग है बनने का, उनकी दूरी, उनका जो ग्रह और बाकी नक्षत्रों की स्थिति, इसके साथ साथ आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा, उससे संबंध, इन सारी चीजों के साथ साथ अक्सर देखेंगे कि जब मूर्ति स्थापन होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, उसके नीचे मंत्रोच्चार करना, उस जमीन के भीतर कुछ ना कुछ चीजें डाली जाती हैं, और उसमें जो चीजें मंत्रोच्चार और बाकी चीजों के साथ साथ डाली जाती हैं वो होता है पीतल या तांबे के प्लेट्स, और उस पर विशेष आकृति और विशेष मंत्रोच्चार या चीजें, ग्राफिक, यही ज्यामिति बनाई जाती है जिस ज्यामिति की बात बौधायन ने की थी। अब वो ज्यामिति या वो अंक उस मूर्ति के नीचे एक विशेष स्थिति में इस तरह की ऊर्जा प्रवाहित करते हैं कि उस ऊर्जा के चारों तरफ घूमने मात्र से आपके शरीर की निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब सोचिए कितना बड़ा साइंस है ये। इसीलिए जो इस तरह के मंदिर है वहां पे परिक्रमा लगाने की व्यवस्था की रहती है। जैसे मैंने पिछले बार चर्चा किया था कि राजस्थान में एक जगह है, वहां पे एक मंदिर है जहां पे पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं पैरालिसिस के और ठीक होते हैं। क्योंकि मैं खुद भी वहां पे एक बारी इस तरह की चीजों में मेरी रुचि रही तो गया हूं और मैंने देखा है। और वहां पे साइंस यही है, भभूति लगाना और उस मंदिर की परिक्रमा करना। और दुनिया के वहां पे लोग आ करके रिसर्च कर रहे होते कि ऐसा क्या है अद्भुत, जो लोग 10-10 साल से पैरालिसिस में हैं बिना किसी दवा के यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। तो ये अद्भुत चीजें हैं, और सच में हम अद्भुत देश में हैं जहां पे पग पग पे परंपराओं से स्वास्थ्य, मन कैसे खुश रह सकते हैं उस सबकी व्यवस्था है, पता होना चाहिए। अब हम नास्तिक बने फिरेंगे, हर चीज में कारण खोजेंगे तो दिक्कत तो आएगी। लेकिन कारण खोजना और उस कारण को जान लेना और सत्यता की परख करने के बाद अपनी अगली पीढ़ी को वो सत्य ट्रांसफर करना, यह हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। अभी भी घरों में कुछ परंपराएं चल रही हैं और कुछ जगहों पे लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे ज्यादातर आपने देखा होगा जब पीरियड्स के दौरान माताओं बहनों को पूजा पाठ से भी वर्जित किया जाता है और घर में खाना बनाने से भी। इसके पीछे का क्या साइंस है, कभी आप लोगों ने सोचा है? इवन माताओं बहनों को भी नहीं पता है, बस ये कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये पता होना चाहिए। अब सोचिए कि कैसे ये परंपराएं बनी कि महिलाओं को थोड़ी रिलीफ दिलाई जा सके। जब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हम और आप ज्यादातर इसमें क्लिनजिंग थेरेपिस्ट हैं, तो क्लिनजिंग थेरेपी के समय क्या करते हैं हम लोग? रेस्ट करते हैं।
जब माताओं बहनों का पीरियड हो रहा होता है, उस समय उनके शरीर को आराम की आवश्यकता होती है ताकि उनका शरीर ऊर्जावान रह सके। इसी के नाते ये परंपरा बनी कि भाई अगर कुछ नहीं करना है तो फिर पूजा पाठ करने होगा। तो इससे अच्छा है ना पूजा पाठ करना है ना रसोई में काम करना है, ताकि उनको इन दिनों में आराम मिल सके और उनकी जो ऊर्जा का सर्किल है वो अपडेट हो सके। लेकिन काम के आपाधापी में आज ये भी लगभग खत्म है। कुछ घरों में तो ये बोल के कि सब फालतू परंपरा है, इससे कुछ नहीं होता है, हम तो पूजा पाठ करेंगे, ये सब खाली ढकोसला है। अब इसके पीछे का साइन समझिए ना कि डिटॉक्सिफिकेशन के समय आपको आराम की जरूरत है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। जोड़ के देखिए पंचतत्व से कि ज्यादातर बातें आकाश तत्व की हो रही हैं, क्योंकि आकाश तत्व तो बड़ा छोटा होता है, इस विषय में कोई बातचीत नहीं करता है। तो ये वो कारण है जिस कारण से ये परंपराएं बनी। अच्छा, कुछ परंपराएं तो फालतू में बनी, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि एक महात्मा बैठते थे और बिल्ली आ जाती थी, परेशान करती थी, तो महात्मा भी चले गए, बिल्ली भी चली गई, परंपरा रह गई। तो ऐसी परंपराओं को हम लोगों को जानना भी है कि क्या परंपराएं हमारे शरीर से रिलेटेड है और कौन सी व्यर्थ और फालतू की चीजें ऐड हो गई हैं, तो उसका बहिष्कार करना है। लेकिन जब तक उसके पीछे का साइंस न जाने तो हर चीज पे एक अंगुली उठाना ठीक नहीं है। अब चूड़ियां क्यों ज्यादातर माताएं बहनें पहनती हैं, कारण नहीं पता। आपने ध्यान दिया है, विशेष कलर की चूड़ियां पहनी जाती हैं, कांच की चूड़ियां पहनी जाती हैं। जब कलर चिकित्सा करेंगे तो इस विषय में और डीप जानेंगे। अभी केवल इतना ही कि चूड़ियों के विषय में जानिए। चूड़ियों की जो खनखनाहट होती है वो पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित करती है। ध्वनि का विज्ञान, शब्द का विज्ञान, जब हम आगे और बढ़ेंगे तो आप और इसमें क्लियर हो जाएंगे कि पहले तो जो चूड़ियों की खनखनाहट है उससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और इसके साथ साथ चूंकि जो शीशा होता है उससे हाथ के इस हिस्से में घर्षण से माताओं बहनों को ऊर्जा मिलती है। मतलब शारीरिक ऊर्जा भी मिल रही है और बौद्धिक ऊर्जा भी मिल रही है, मानसिक शांति भी मिल रही है। ये रहा है साइंस। और जब आप कलर विज्ञान पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा शादी के समय लाल चूड़ियां क्यों, बाकी समय हरी चूड़ियां क्यों, पीली चूड़ियां क्यों, डिजाइनदार चूड़ियां क्यों। जब इसमें घुसेंगे तो और आनंद आएगा कि कितना बड़ा साइंस है इन सब के पीछे। चांदी का कड़ा क्यों होता है ना, पुरानी जो माताएं बहनें थी चांदी का कड़ा पहनती थी, और वो मोटे मोटे चांदी की, जिसको बोलते हैं हसूली, एक विशेष आकृति का बना होता था। वो पैरों में भी मोटा मोटा चांदी का पहन लेती थी, हाथों में भी पहनती थी। इन सबके पीछे साइंस है। अब जो मोटा चांदी का पहना जाता है वो चंद्र के लिए पहना जाता है। चंद्र का आपके शरीर पे क्या असर होता है और चंद्र कैसे चांदी से नियंत्रित किया जा सकता है, आपके शरीर के चंद्र को, आपके शरीर की ऊर्जा को कैसे संतुलित किया जा सकता है, ये सभी एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिससे हम अनजाने में, या जिसको बोलते कम ज्ञान के कारण इससे अछूते रह गए, और जाना भी तो कभी परखा नहीं। ठीक, तो जितना इस पे, अच्छा जितनी चीजें मैं बता रहा हूं केवल इतना ही नहीं है, आप अपने आसपास जो परंपराएं हैं उसके विषय में जानने का प्रयास करिए, और निश्चित रूप से देखेंगे कि उसका आपको इसी स्वास्थ्य से लेना देना होगा, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य होगा, शारीरिक स्वास्थ्य होगा। और चूंकि हम स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा की बातचीत कर रहे हैं, तो किस तरीके से परंपरागत तरीके ऐसे डेवलप किए गए हम स्वस्थ रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई जगहों पे परंपराएं हैं, भोजन की शुरुआत तीखे से और भोजन का अंत मीठे से। ऐसा क्यों होता है ना, अक्सर घरों में शुरुआत तीखे से होती है और आखिरी में मीठा। मीठा तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि पाचन के लिए होता है और संतुष्टि मिलती है, लेकिन तीखा क्यों, इस साइंस को भी समझना है। तीखे की शुरुआत करने से मुंह में लार ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं, साथ साथ खाने में रुचि बनी रहती है। तो भोजन की शुरुआत तीखे से करने से आपका पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, और मीठे से करने पे भोजन के आखिरी में संतुष्टि मिलती है। तो किस तरीके से पाचन तंत्र एक्टिवेट हो और भोजन करने के बाद संतुष्टि का अनुभव हो, इसके नाते ऐसी परंपरा बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर कुछ वृक्षों की पूजा की जाती है, जिसमें नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, और हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे बहुत से पौधे हैं। क्यों, इस परंपरा के पीछे का कारण क्या? कुछ भी यूं ही नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। हमारे परंपरा में कुछ भी फालतू नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ी सी भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है।
आप देखिए जिन पेड़ों का मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो नीम हो, पीपल हो, ये सारे पौधे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ये मनुष्य के लिए ज्यादा आवश्यक हैं। तो अगर पूजा पाठ किसी पौधे का शुरू किया गया, उसके साथ भाव जुड़ जाएगा, तो वह पौधा सुरक्षित रहेगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जिस पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, वह पेड़ पौधा लोग नहीं काटना चाहते या नहीं काटने देते। और पीपल का पेड़ तो जो काटने वाले लोग हैं वो भी काटने से मना करते हैं कि पीपल नहीं काटेंगे, दूसरा पेड़ काट देंगे। तो परंपराओं के पीछे का जड़ कितना गहरा है कि कैसे स्वस्थ रहा जा सके, स्वास्थ्य को बनाया रखा जा सके, कैसे पंचतत्व की चीजों को आप इन चीजों से जोड़ करके देखिए कि कितना अद्भुत साइंस है। अब माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष अक्सर तिलक लगाते हैं, पंडित जी लोग ज्यादा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इन परंपराओं के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वह है आपके आज्ञा चक्र का एक्टिवेट रहना। आप जब तिलक लगाते हैं तो आप देखिए कि एक वाइब्रेशन ऑटोमेटिक कुछ समय तक रहता है, चाहे वो चंदन लगाए, जब सूखता है तो खींचता है। माताएं बहनें बिंदी लगाई रहती हैं, किसी भी तरह का आप तिलक लगाइए तो कुछ समय तक एक वाइब्रेशन वहां पे ऑटोमेटिक नेचर के साथ जुड़ के रहता है। यही वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किए रहता है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट रहेगा तो आपके शरीर पर भी आपका नियंत्रण और आपके मन पर भी आपका नियंत्रण। और इसकी धार्मिक मान्यता है, आप कहीं भी पूजा पाठ करने जाइए तो सबसे पहले तिलक लगा दिया जाता है। कोई आप घर का शुभ काम करिए, तिलक लगा दिया जाता है। कहीं आप किसी बड़े कार्यक्रम में के आयोजन में जाइए, तिलक लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो सके। अब ये चीजें यूं ही चल रही थी अब तक, लेकिन शायद अब आप इस बात को समझ पाए कि क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है। चलिए अगला, ये चुटिया क्यों रखते हैं, चुंडी क्यों रखते हैं? ज्यादातर लोग जब घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है उस समय भी रखा जाता है, कोई पूजा पाठ मुंडन कराते हैं, या कुछ लोग मनौती मान लेते हैं। क्यों होता है? अब ब्रेन का यह जो हिस्सा होता है, यह तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा प्लेस है, जब यहाँ पे चुटिया के रूप में रखा जाता है तो आपका एकाग्रता बढ़ती है। तो किसी भी काम को तन्मयता पूर्वक पूरा करने के लिए चुटिया का होना जरूरी है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को ये रखना कंपलसरी कर दिया जाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पे आपका नियंत्रण रहे। आप सोचिए, तिलक लगा के आज्ञा चक्र पे नियंत्रण, चुटिया छोड़ के तंत्रिका तंत्र पे नियंत्रण। और जो लोग ऐसा करते थे उनको ढोंगी बोला जाता था। साइंस को समझिए, कुछ भी यूं ही नहीं है। एक अद्भुत बात और आपसे बताना है, हमारी परंपरा में अब तो मान लीजिए हाइड्रोलिक आ गया है, कहीं भी हम लोग बोरिंग करवाते हैं तो जमीन के भीतर पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको पता करने की साइंटिफिक व्यवस्था आ चुकी है। लेकिन आज भी एक अद्भुत विधा आपको बता रहा हूं, आप में से कोई भी इसको ट्रायल कर सकता है। जटा वाला नारियल, जटा वाले नारियल का परमाणु पृथ्वी के भीतर जो पानी है उसके परमाणु से कनेक्टेड होता है। और इसका साइंस अगर आपको जानना है तो जटा वाला नारियल अपने हाथ में रखिए, जटा वाला हिस्सा बाहर रखिएगा, और जहां पे आपको पानी खोजना है जटा वाला हिस्सा बाहर, और जहां पे पानी नहीं है वहां से जिस तरफ पानी है उस तरफ चल करके जा करके देखिएगा, वो जटा वाला नारियल ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा आपके हाथ पे। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी परंपरा का साइंस है और आप में से कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और गांवों में आज भी इसी तकनीक का प्रयोग करके लोग कुएं की खुदाई करते थे, लोग हैंडपंप कहां लगवाना है वो करते थे। यही परंपरागत तरीका, क्योंकि उनको पता है कि नारियल का परमाणु और आपके जो धरती के भीतर पानी है उसका परमाणु एक दूसरे से जुड़ा है, और ज्यों ही वो उस सर्कमडेंसेस में जाता है, उस एरिया में जाता है, वह अपने आप उस परमाणु को खींचता है और नारियल खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई साइंस नहीं है। ये जो परंपरागत हमारा साइंस है ये उस परमाणु के डीप लेवल को समझता था। यूट्यूब पे आप डालेंगे तो कुछ लोग इस तरह से चमत्कार करते हुए दिखेंगे, कोई चमत्कार नहीं, इस तरह के चमत्कार आप भी कर सकते हैं। ये प्रकृति का विज्ञान है। हाथ को जोड़ना, हम लोग अभिवादन से शुरुआत करते हैं। ये सारे चक्र, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एक्यूप्रेशर के, ये जो ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वायरस से बचाव होता है, जिसका एग्जाम्पल आप कोरोना काल में देख चुके हैं। हाथ मिलाना बंद, गले लगाना बंद और हाथ जोड़ना शुरू।
ये तो इतना ही साइंस हमने देखा, वो भी इतनी विपदा के बाद। लेकिन ये परंपरा तो हमारे यहाँ पहले से रही है। हाथ मिलाने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन पैर छूने की परंपरा रही है, आशीर्वाद पाने की परंपरा रही है। कभी आपने ध्यान दिया है क्या होता है, किस तरीके से कॉस्मिक एनर्जी का आदान और प्रदान हो रहा है। पैर को छुआ, कॉस्मिक एनर्जी गई। आशीर्वाद को दिया, आपने कॉस्मिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। क्यों लोग बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं? क्योंकि उनके भीतर जो कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपको ट्रांसफर हो सके। हम आज भी किसी महात्मा के पास जाते हैं, साधु महात्मा के पास, उनके पैरों को छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इन सबके पीछे विज्ञान है। और अब यह विज्ञान इस एनर्जी को खोज पा रहा है कि वो कौन से परमाणु हैं, वो कौन से अणु हैं, है ना। जिस तरीके से मैंने चूड़ियों की बातचीत की थी, अब उसी में एक प्रकरण और जोड़ता हूं। घंटी बजना, घंटा बजना, शंख बजाना, ये सारी समझ लीजिए अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है। और आप आसानी से समझ सकते हैं, पैरासाइट क्लिंजिंग, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे पैरासाइट का करना, पैरासाइट का देना। क्यों? क्योंकि उस फ्रिक्वेंसीज पे वो पैरासाइट डीएक्टिवेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सारा हम लोग घरों में पहले प्रयोग करते थे, कभी चूड़ियों की खनखनाहट से, कभी छोटी वाली घंटी की टिन से, कभी बड़े वाले घंटे के टन टन से, कभी शंख की ध्वनि से। इन सबके पीछे साइंस था। ये वायरस को खत्म करता है, इस तरह का साइंस था। अब तो चीजें प्रमाणित होना शुरू हो गई हैं। कितना अद्भुत रहा है। मतलब किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं थी, हर व्यक्ति ही डॉक्टर था। उसको पता ही नहीं था कि यही करने से सब स्वस्थ रहते, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। तो परंपरा का विज्ञान इतना श्रेष्ठ रहा है कि अगर इन चीजों से हमने दूरी न बनाई होती तो भी हम स्वस्थ रहते। चलिए, एक और परंपरा है। घर में जब शादियां होती है तो मेहंदी लगाई जाती है, और आजकल तो लड़के भी मेहंदी लगाना शुरू कर दिए हैं। क्यों होता है? खाली डिजाइन के लिए या और भी कुछ कारण है? अब ध्यान दीजिएगा, मेहंदी में एक विशेष गुण पाया जाता है। आजकल लोग सर में मेहंदी ज्यादा लगाते हैं बाल वाल रखने के चक्कर में, हाथ वाली मेहंदी तो कम हो गई है। तो सर में मेहंदी लगाते हैं तो वो सर में शीतलता प्रदान करता है। बताया जाता है कि मेहंदी टाइम से लगाना, टाइम से धोना, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। और ठंड में तो आजकल मेहंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका असर ठंड का है। अब आप सोचिए कि दिमाग के तनाव को कम करने का काम मेहंदी करता है, और तनावग्रस्त स्थिति में सबसे ज्यादा कौन होता है? ब्याहता दुल्हन। एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना, 4 दिन पहले से ही मेहंदी लग जाती थी घरों में। कितना अद्भुत साइंस था, कितना प्रिपरेशन था। हल्दी लगाई जाती थी, और इसीलिए लगाई जाती थी कि हल्दी में गुण है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। अब आपका पूरा मतलब मानसिक स्थिति भी बदलने वाली है, शारीरिक स्थिति भी बदलने वाली है। कितना अद्भुत साइंस था। पियरी पहनाई जाती थी, पीले कपड़े, ध्यान दीजिए, हरे कपड़े, लाल कपड़े, रंगों का अद्भुत गुण समझिए। कैसी परंपरा थी हमारी, और इन परंपराओं को जीवित रखना क्यों जरूरी है। तो ये अद्भुत अद्भुत चीजें थी जो कहीं ना कहीं हमको समाज से, आपको समाज से जोड़ के रखती थी। इन चीजों ने एक बल प्रदान किया, आनंद प्रदान किया, ठीक। और ज्यामिति को आप समझिए, आप अब घरों में पूजा पाठ होता था तो एक वो चकुन्ना बनाया जाता था, फिर चौपाई बनाई जाती थी, फिर विशेष यंत्र बनाए जाते थे। आज भी आप देखेंगे घरों में पूजा पाठ होता है तो विशेष यंत्र बनाया जाता है। लक्ष्मी यंत्र है तो दुर्गा यंत्र है। तो इन यंत्रों के पीछे ज्यामिति क्या थी? बौधायन ने ऐसा क्या क्या चीज निर्माण करके गए कि उनकी भी ज्यामिति प्रयोग में आ रही है। कणादी की भी प्रयोग में आ रही है, वराहमिहिर का भी प्रयोग में आ रहा है, नागार्जुन का भी प्रयोग में आ रहा है। प्रयोग नहीं आ रहा है तो हमारा और आपका कुछ भी अभी तक प्रयोग में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, उस परंपरा को हमने नहीं सीखा, उस परंपरा के विषय में नहीं जाना, और आगे उस पर स्टडी नहीं की, जो सच में करने की जरूरत। लोग मुंडन करा लेते हैं, बालों का मुंडन होता है, विशेष धाम में जाकर के कान भी छिदवा लेते हैं। क्यों? जनरल तो हम लोग बोल देते हैं मनौती थी, कुछ जगहों पे तो परंपरा है बच्चा 1 साल में के भीतर या तो मुंडन करा लेना या 3 साल पे कराना है, और एक विशेष जगह निर्धारित है वहीं पे मुंडन होगा। मुंडन भी और कर्ण छेदन भी, कान भी छिदवाते हैं लोग। आजकल तो फैशन में छिदवाने लगे हैं, लेकिन कान के पीछे भी साइंस है। अक्सर आप देखेंगे जो लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं वह कान छिदवा लेते हैं। साइंस को समझिए, क्यों कान छिदवा रहे हैं? कान का लेना देना आपकी ऊर्जा से है, आपके कंसंट्रेशन से है। और जो लोग कर्ण बिंदु चिकित्सा, ये पूरा एक चिकित्सा का सेक्टर है, आपके कान में
पूरे पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स आपके स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे जो पुराने महर्षि थे वो जानते थे। इवन आप देखिएगा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दोनों कान उनका छेदा हुआ है, वो परंपरा में है। उनके कान फाटा योगी उस तरह के आते हैं, उनके कान का एक हिस्सा फटा होता है, फाड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंसल्टेट कर सके, पॉजिटिव थॉट्स में रह सके, कोई भी निगेटिव ऊर्जा उनके ऊपर हावी ना होने पाए। इस साइंस को लोग नहीं जानते हैं। जो लोग निगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा पीड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं, उनका कान से लेना देना होता है। कहीं कहीं पे केवल कान के छेदने मात्र से ही सारी निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। अब सोचिए, शरीर के भीतर इतना बड़ा साइंस चल रहा है। कुछ तो कर्ण बिंदु जो चिकित्सक है वो कान के विशेष पॉइंट को दबा के ही ठीक कर देते हैं। तो हर चीज के पीछे साइंस है। सोना क्यों पहनते हैं, चांदी क्यों पहनते हैं? अब आप इस बात को समझ गए कि हमारे शरीर में कैसे इन तत्वों के केवल संपर्क में रहने से ही पूर्ति होती है। और एक अद्भुत चीज, जिसमें ज्यामिति की बात कर रहा हूं, बौधायन की बात कर रहा हूं, एक चीज आप ध्यान देखिएगा। आप अगर अपने घरों में किसी के पास रुद्राक्ष होगा, रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, आप ज्यामिति का पता लगा सकते हैं। कुछ नहीं, एक कपड़े को, जिसको बोलते हैं ना, मोड़ माड़ के फेंक दीजिए और उसी के ऊपर वो रख करके देखिए, एक धागे में बांधिए रुद्राक्ष को और उसकी ऊर्जा को, जो लपेटा कपड़ा है या फेंक दिया गया कपड़ा, उसका ऊर्जा चेक करिए, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। रुद्राक्ष ओरिजिनल रुद्राक्ष रहा तो कपड़े को अगर आपने उलट पुलट के केवल फेंक दिया तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पड़ेगा। और उसी कपड़े को आप धो के प्रेस करके अच्छे से सरिया के रखिए, फिर उसके ऊपर उसकी ऊर्जा चेक करिए, वो क्लॉकवाइज चलने लगेगा। आप सोचिए इन चीजों में कैसे ऊर्जा के पकड़ की व्यवस्था है। आप ये कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो घर का वास्तु बिगाड़ देना, घर में चीजें अव्यवस्थित होना, चीजों का सही से न रखना किस तरीके से ऊर्जा को प्रभावित करता है। तो ये सारी अद्भुत चीजें हैं। जब आप जानेंगे कि हम ज्यामिति बिगाड़ने से भी नुकसान होता है, ऊर्जा जो है वो दूसरी दिशा में जाती है। रक्षा क्यों बांधे ये बता चुका है हमने, ऊर्जा किस तरह से प्रभावित करती है। कि अब मैं आपको, चूंकि 12-13 मिनट ही रह चुका है, अब आपके मन में अगर किसी भी परंपरा को लेके कुछ सवाल है या अपडेशन है, कुछ और अद्भुत चीजें पता है, तो जरूर आप शेयर करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन परंपराओं को हम जान लें, इसके साइंस को समझ लें, तो बहुत सारी चीजों से हम बचाव कर सकते हैं और अद्भुत चीजों को जान करके हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस नए साल में एक संकल्प मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जितने भी हमारे महर्षि रहे हैं, चाहे धन्वंतरी हो, भारद्वाज हो, कपिल मुनि हो, भास्कराचार्य हो, वराहमिहिर हो, नागार्जुन हो, सुश्रुत हो, चरक हो, इन सबके विषय में आप खुद जानिए और आने वाली पीढ़ी को या अपने घर में जो बच्चे हैं उनको जरूर बताइए। वो जब इन चीजों को जानेंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, क्योंकि परंपराएं जोड़ के रखती हैं। तो जब हम परंपरा से जुड़ेंगे तभी जुड़ करके रह पाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सी चीजें हैं, आगे आने वाले सेशन में पुनः आपको मिलेंगी। धन्यवाद।